तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। तो आइए देखते हैं कि ये परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, शर्तें लिखिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है जिसमें इसकी गणितीय विवेचना की बात होती है। तो इसका एक और डेरिवेशन है, तो वो हम करेंगे इसके बाद में। पहले हम व्यतिकरण को ही अच्छे से समझेंगे और इसकी कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो भी देखेंगे। और परीक्षा में आपको किस तरीके का आंसर लिखना है वो भी हम यहाँ पे समझने के साथ ही उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप व्यतिकरण को समझने के साथ साथ उसी तरीके से लिखेंगे तो आपको आसानी होगी और बहुत ही जल्दी ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्यतिकरण क्या है। तो व्यतिकरण को हम क्या करते हैं, एक पानी के अंदर सबसे पहले समझते हैं। और पानी के अंदर हम व्यतिकरण को यदि समझ पाएंगे, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो फिर जाके हम प्रकाश के अंदर भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये शांत जल है। यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है, शांत जल यहाँ पे भरा हुआ है। इस तरीके से ये पूरे में शांत जल भरा हुआ है। आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, व्यतिकरण आपका क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, शांत जल में जब पत्थर फेंकते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, मान के चलिए हमने यहाँ पे पत्थर फेंक दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, तो लहरें बनने लगेंगी कुछ इस तरीके से। और ये लहरें जो हैं वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक पानी भरा हुआ होता है। अब आप इसमें गौर से देखिए, इसमें मैंने एक लहर डार्क बनाई हुई है और एक लहर खाली है, यानी सफ़ेद हिस्सा है। फिर यहाँ पे ये डार्क है, फिर यहाँ पे सफ़ेद हिस्सा है, फिर यहाँ पे ये डार्क है, फिर यहाँ पे सफ़ेद हिस्सा है, फिर ये डार्क है, फिर सफ़ेद हिस्सा है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको रफ में समझें तो इसका जो डार्क हिस्सा है ये उठा हुआ हिस्सा है, यानी सुरंग की स्थिति दिखाता है। और ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये दबा हुआ हिस्सा है, यानी कि ये गर्त की स्थिति दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तरंग है वो सुरंग और गर्त के रूप में चल रही है। इस तरीके से सुरंग और गर्त के रूप में चल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं या यहाँ पे खड़े हो जाएं कहीं पर भी पानी के अंदर, तो हमें ये अपनी ओर आती हुई कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ये जो डार्क हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, और ये जो है ये सफ़ेद हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये गर्त वाला हिस्सा। फिर ये जो उठा हुआ भाग है ये पानी का, ये जो है यहाँ पे सुरंग की स्थिति दिखाता है, और ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये गर्त की स्थिति दिखाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर से देखने पर हमें इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन पानी के अंदर ये इस तरीके से चल रही हैं, यानी सुरंग और गर्त के रूप में चल रही हैं। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि तरंगों की जो गति है वो सुरंग और गर्त के रूप में है। तो ये हमने इतना किया कि पानी के अंदर कोई यहाँ पे पत्थर फेंका तो ये कुछ तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। अब मान लेते हैं कि उसी समय पर हमने एक पत्थर यहाँ पे फेंक दिया, तो जैसे ही हम यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी लहरें बनना प्रारंभ हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ पे जो लहरें उत्पन्न हो रही, चूँकि हमने शांत जल में दोनों जगह पत्थर एक साथ फेंके हैं, तो जिससे ये तरंगें उत्पन्न होंगी। अब इन तरंगों के आपस में टकराने से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पत्थर फेंका, यहाँ पे हमने पत्थर फेंका, तो दोनों एक ही साथ में एक ही टाइम पर फेंके, जिससे दोनों के माध्यम से तरंगें उत्पन्न हुई हैं और ये आपस में एक दूसरे को टकरा रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं, आपस में ये क्या हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं। तो इस तरीके से टकराने को हम अध्यारोपित बोल सकते हैं। लेकिन ये जो तरंगें हैं, मान लेते हैं कि इनके आयाम लगभग समान हैं। अब आप सोचेंगे कि आयाम क्या कहलाता है, देखिए आयाम कहलाता है ये सुरंग कितने ऊपर तक उठा हुआ है, इसे बोलते हैं आयाम। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक
इतनी जी ऊंचाई जो होती है ना, इसे कहते हैं आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित भी करते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों जो यहाँ पे जो दोनों प्रकार की तरंगें हैं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं और यहाँ से, दोनों तरंगों के आयाम जो हैं लगभग बराबर हैं, यानी कि दोनों का उठाव, चाहे वो सुरंग का हो चाहे इस तरीके से ये गर्त का हो, इसे भी हम एम्पलीट्यूड ए भी कह देंगे। तो सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आयाम है दोनों तरंगों के, हम मान लेते हैं कि समान है। इसके साथ साथ यदि हम आवृत्ति भी समान मान लें, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से कितनी तरंगें गुजरेंगी। तो आवृत्ति और आयाम यदि दोनों के कैसे हो? समान हो। आवृत्ति भी कैसी हो? समान हो। और आयाम भी कैसे हो? समान हो। किनके? इन दोनों तरंगों के, इस सोर्स से जो उत्पन्न हुई है और इस सोर्स से जो उत्पन्न हुई है। तो जब दो तरंगों के आयाम और आवृत्ति समान होते हैं, यानी लगभग समान आयाम हो और समान आवृत्ति हो, ऐसी दो तरंगें आपस में टकराती हैं। ये देखिए टकरा रही हैं ना, तो आपस में टकराती हैं। या टकराने को क्या बोलते हैं? अध्यारोपित होती हैं। तो आपस में मिलना या अध्यारोपित होना। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न तीव्रता होती है। इसका मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। आप इतने हिस्से को गौर से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर इस तरंग का स्रंग और इस तरंग का स्रंग आपस में टकरा रहा है, यानी दोनों तरंगों के स्रंग आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो तरंग है इसका स्रंग इस तरीके से है और गर्त भी होगा। लेकिन जो दूसरी तरंग है इसका स्रंग और इसके स्रंग से मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी तरंग का स्रंग भी पहली तरंग के स्रंग के साथ टकरा रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमने बना लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्त भी, दूसरे तरंग का गर्त भी पहली तरंग के गर्त के साथ टकराएगा। तो यहाँ पे जो पानी का पार्टिकल है या पानी का जो कण है, इस पर पहली तरंग भी ऊपर की ओर बल लगाएगी और ये जो दूसरी तरंग है ये भी इस पर ऊपर की ओर बल लगाएगी। तो दोनों बल मिलकर ये पार्टिकल जो है बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा और दोनों का जो परिणामी बल होगा वो यहाँ तक उस कण को पहुँचा देगा। तो उस कण का जो विस्थापन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली तरंग का स्रंग और दूसरी तरंग का स्रंग आपस में मिला है और दोनों के बल एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों तरंगों का विस्थापन यानी कि जो बाई है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक प्रकार का व्यतिकरण है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। इसका नाम समपोषी व्यतिकरण क्यों पड़ गया? क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है वो पोषित हो जाती है, यानी ऊर्जा का विनाश ही नहीं होता और ऊर्जा बढ़ जाती है यहाँ पे, यानी पोषित हो जाती है। तो इसका नाम हो गया समपोषी व्यतिकरण और पार्टिकल बहुत ऊपर तक पहुँच जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये डार्क वाला हिस्सा डार्क वाले हिस्से से मिल रहा है, यानी उठा हुआ हिस्सा उठे हुए हिस्से से मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सुरंग का हिस्सा सुरंग से मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ऊपर उठ जाएगा इस स्थिति में। अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में यहाँ से तो गर्त आ रहा है लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है? सुरंग। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ये गर्त आ रहा है। पहली तरंग का गर्त है, ये खाली जगह जो सफ़ेद जगह है मैंने क्या बताई है, ये गर्त है। और यहाँ से क्या आ रहा है? सुरंग आ रहा है। तो सुरंग और गर्त आपस में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पहली तरंग इस तरीके से जा रही है, लेकिन पहली तरंग के सुरंग से या दूसरी तरंग के सुरंग से, कुछ भी आप मान सकते हैं, पहली तरंग का गर्त मिलता है। ये देखिए ये गर्त सुरंग से क्या मिल रहा है? गर्त मिल रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे गर्त से क्या मिलेगा? फिर सुरंग मिलेगा आगे चल के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो यहाँ पे मान लीजिए पानी का पार्टिकल है, तो पहली तरंग इस पर ऊपर की ओर बल लगाएगी लेकिन दूसरी तरंग इसको नीचे की ओर खींचेगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये पार्टिकल ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, इसी स्थान पर रह जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल कहीं भी नहीं गया है, तो ऊर्जा का क्या हो गया? विनाश। इसलिए इसका विस्थापन भी जीरो हो गया और इसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो तरंगें दो प्रकार से मिलती हैं
और दोनों प्रकार से मिलने से व्यतिकरण दो प्रकार का हो जाता है। पहला होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। जब तरंग के स्रंग और स्रंग यानी पहली तरंग और दूसरी तरंग के स्रंग आपस में मिलते हैं यानी कि समान कला में होते हैं दोनों, तो इसे हम बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ पे विपरीत कला है, एक ऊपर की ओर जा रही है तरंग लेकिन दूसरी उसी समय नीचे की ओर जा रही है, तो इसे बोलते हैं विपरीत कला। तो जब दोनों तरंगें आपस में विपरीत कला में मिलती हैं तो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ये हमने पानी के उदाहरण से समझा। आइए अब हम इसे प्रकाश में समझते हैं, कहाँ देखा जाता है व्यतिकरण और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम यंग के द्विसलिट प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमने लिया है। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्लिट ये है, यहाँ पे एक छेद किया है और यहाँ पे एक छेद किया है। तो यहाँ से प्रकाश निकल सकता है, बाकी इस जगह से नहीं निकल सकता, पूरा बंद है। केवल दो ही यहाँ पे छेद हैं जहाँ से प्रकाश निकल सकता है। तो पहले प्रकाश यहाँ से यहाँ तक फैलेगा, फिर यहाँ पे जगह मिलेगी तो यहाँ से फैलेगा। और देखते हैं कि व्यतिकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम टॉर्च ऑन करते हैं तो ये प्रयोग स्टार्ट हो जाता है। इसे हम यंग का द्विसलिट प्रयोग भी कहते हैं। तो यंग का द्विसलिट प्रयोग भी आप यहाँ पे कवर करेंगे, साथ ही साथ व्यतिकरण की परिभाषा, शर्तें और प्रकार भी आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं तो यहाँ पे प्रकाश इस तरीके से तरंगों के रूप में गति करता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रकाश को निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो होता क्या है कि प्रकाश फिर इस छोटे से छिद्र से निकलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के अंदर विवर्तन की घटना भी होती है, यानी कि ये तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर फिर से तरंगे बनाने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपारदर्शी जो दीवार है इसको डार्क कर दिया है और देखिए प्रकाश इस तरीके से निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से प्रकाश जब निकलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये तरंगें आपस में क्या हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, यानी कि आपस में टक्कर कर रही हैं। अब ये तरंगें जो हैं, ये जो तरंगें हैं, टक्कर करने वाली जो तरंगें हैं, इनके आयाम और आवृत्ति दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। यानी कि आयाम और आवृत्ति बराबर होने का कारण ये है कि ये एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं। तो जो तरंगों की प्रकृति यहाँ पे होगी वहीं तो इनकी होगी, क्योंकि ये एक ही प्रकार का प्रकाश है जो दोनों स्लिट से होकर गुजर रहा है। तो इन तरंगों की जो आपस में टकरा रही हैं यानी कि अध्यारोपित हो रही हैं, इन तरंगों की आवृत्ति और आयाम दोनों कैसे हैं, इन तरंगों की आवृत्ति और आयाम आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, कैसे कैसे फिर से बताइए, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं, इतना तो आपको याद हो गया होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इन बिंदुओं पर स्रंग और स्रंग आपस में मिल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं इन बिंदुओं पर स्रंग और स्रंग आपस में मिल रहे हैं। तो ऐसे बिंदुओं पर क्या होगी, तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रकाश सोर्स लगा दिया, यहाँ पे हमने अपारदर्शी दीवार लगाकर, लेकिन यहाँ पे दो छिद्र दे दिए जहाँ से तरंगें आगे की ओर बढ़ सकें, और यहाँ पे पर्दा लगा दिया इस तरीके से, ये देखिए एक पर्दा है। तो यहाँ पे हमें जो प्रकाश की तीव्रता है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उजीला है, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे उजीला है, यहाँ पे अंधेरा है। तो जब हम पर्दे पर इस तरीके के प्रकाश को जब पहुँचाते हैं और पर्दे पर देखते हैं तो यहाँ पे उजीला एकदम तीव्र उजीला रहता है, लेकिन उसी के जस्ट बगल से अंधेरा रहता है, फिर उसी के जस्ट बगल से क्या होता है, उजीला रहता है। तो ये कैसा होता है, देखिए मैंने आपको अभी अभी समझाया है
समपोषी व्यतिकरण। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब एक तरंग का स्रंग दूसरे तरंग के स्रंग से ही टकराता है, एक तरंग का जो स्रंग है दूसरी तरंग के स्रंग से ही टकराएगा, तो एकदम परिणामी आयाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऐसी स्थिति में यहाँ पे उजीला हो जाता है, जिसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट यदि हम बात करें, यहाँ पे अंधेरा हो गया, इसका मतलब है कि ये जो स्रंग है इस गर्त के साथ इस पॉइंट पे टकराया है, तो स्रंग और गर्त के कारण जो देखिए यहाँ पे एक तरंग का स्रंग है जबकि दूसरी तरंग का गर्त है, तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता ना तो ऊपर की ओर होती है ना नीचे की ओर, यानी परिणामी विस्थापन बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट पर अंधेरा हो जाता है। फिर इसी तरीके से हमें फिर उजेला मिलता है, फिर अंधेरा मिलता है, फिर उजेला मिलता है, फिर अंधेरा मिलता है। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के व्यतिकरण हो रहे हैं। एक समपोषी व्यतिकरण है जिसके कारण उजेला हो रहा है, तीव्रता अधिक हो जाती है। एक विनाशी व्यतिकरण है जिसके कारण अंधेरा हो रहा है और इसे कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। ये कहलाते हैं सभी फ्रिंज, और ये जो चौड़ाई होती है इसे बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। ये देखिए ये क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। तो ये अंधेरा वाला है तो इसे बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं? अदीप्त फ्रिंज। और ये जो उजेला वाला फ्रिंज है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। इस तरीके से हम व्यतिकरण को समझ सकते हैं और ये यंग का द्विसलिट प्रयोग है जिसके माध्यम से हमने ये समझा। तो हम इस व्यतिकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे? जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। देखिए यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग है। कहीं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम ज़्यादा है, कहीं पर कम है, फिर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसे ही तो बोलते हैं ना कि प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। व्यतिकरण के लिए वही डेफिनेशन है जो हमने समझी है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, तो ये देखिए ये जो प्रकाश तरंगें हैं ये समान आवृत्ति की हैं क्योंकि एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, तो इसकी आवृत्ति जो होगी इस तरंग की भी वही आवृत्ति होगी जो इसकी है। तो ये आपस में क्या हो रही हैं? टक्कर कर रही हैं, यानी कि अध्यारोपित होती हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, ये आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप यानी उनकी टक्कर के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें शर्तें भी हम देख लेते हैं। शर्तें ये दी गई हैं, देखिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, यानी कि जो तरंगे यहाँ से हैं उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान है, यानी कि एक सेकंड में जो तरंग जितनी बार गुजरती है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो दोनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान, यानी दोनों की स्पीड लगभग समान होनी चाहिए। तो एक ही प्रकाश सोर्स से जब आ रही हैं तो दोनों की स्पीड कैसी होगी? समान ही होगी। दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी समझाया था आपको, ये जो एम्पलीट्यूड कहलाता है स्रंग और गर्त, यानी स्रंग की ऊंचाई और गर्त की गहराई अधिकतम, ये कहलाते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों तरंगों के कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। चाहे ये तरंग हो चाहे ये तरंग हो, दोनों के बराबर होने चाहिए। आगे है दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, तो एक ही दिशा में तो ये चलती ही हैं। आगे देखिए, यानी व्यतिकरण तभी हो सकता है जब इन शर्तों का पालन हो कि आवृत्तियां समान हो, आयाम समान हो, दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन करें और दोनों के जो स्रोत हैं एक दूसरे के निकट होने चाहिए। स्रोत कैसे होने चाहिए? निकट होने चाहिए या फिर एक ही होने चाहिए, यानी एक वर्णी स्रोत होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं दोनों के स्रोत एक दूसरे के निकट हों। तो ये है। अब आप ये जो समपोषी व्यतिकरण है, सबसे पहले तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये व्यतिकरण है, इसके बाद ये उसकी शर्तें हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की। तो आप बस इसमें यही लिखना है कि समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत आप लिखोगे जब तरंगें एक ही कला में एक साथ अध्यारोपित होती हैं। और इसमें आपको लिखना है जब दो तरंगें आपस में विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। जब यहाँ पे विपरीत कला में लिख देना, यहाँ पे समान कला में, बस। तो उस हिसाब से आप समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में आप प्रकार के नाम बस लिखेंगे क्योंकि व्यतिकरण क्या है? इनके प्रकार। ठीक है, परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप व्यतिकरण को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम व्यतिकरण का विस्थापन समीकरण यानी गणितीय विवेचन देखेंगे, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।